हेलो एंड नमस्कार। मैं धर्मेंद्र शुक्ला स्वागत करता हूं आपका एक बार पुनः आपके अपने परिवार सरकारी जॉब एकेडमी में। दोस्तों, आज इतिहास का एक और नया टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मौर्य पूर्व विदेशी आक्रमण। तो दोस्तों, मौर्य काल की स्थापना के पूर्व हमारे देश में दो विदेशी आक्रमण हुए थे। एक तो ईरानी या फारसी आक्रमण हुआ था और दूसरा जो हुआ था दोस्तों वो यूनानी आक्रमण हुआ था। तो आज जो हम आज के लेक्चर में जो बात करने वाले हैं इन्हीं दोनों आक्रमण की बात करने वाले हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए बात करते हैं हम किसकी। सबसे पहले ईरानी आक्रमण और फिर यूनानी आक्रमण। तो मौर्य पूर्व विदेशी आक्रमण में हम यहां बात करेंगे किसकी, दो आक्रमण की। एक तो सबसे पहले हम ईरानी या फारसी आक्रमण की बात करेंगे, फारसी आक्रमण की बात करेंगे। और दूसरा जो हम बात करेंगे दोस्तों वो बात करेंगे हम यूनानी आक्रमण की, तो सबसे पहले हम लोग ईरानी आक्रमण की बात करते हैं, ईरानी या फारसी आक्रमण की। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग क्या होगी, ईरानी या फारसी आक्रमण की। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा मैं मैप से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये सपोज ये हमारा वर्तमान इंडिया है। उस समय पे पाकिस्तान जो है दैट वाज आल्सो द पार्ट ऑफ इंडिया, ये पाकिस्तान हो गया। और पाकिस्तान के बाद अगर हम बात करें तो ये जो देश है इसका नाम है क्या, ईरान। इसी को पहले कहा जाता था फारस। तो इसी ईरान में अगर बात करें हम तो ये बात है कब की, 6वीं शताब्दी बीसी की। 6वीं शताब्दी बीसी की बात है जो हम बात कर रहे हैं। तो 6वीं शताब्दी बीसी की बात की जाए अगर, तो इस ईरान में एक वंश का राज था, एक वंश शासक करता था जिसका नाम था हाकमनी वंश, हाकमनी वंश। और इस हाकमनी वंश की अगर बात की जाए तो इसमें जो शासक था उसका नाम था साइरस, साइरस प्रथम, या इसी को कारुश प्रथम के नाम से जाना जाता था। और इसी ने सबसे पहले दोस्तों भारत में आक्रमण किया और भारत में आक्रमण किया, लेकिन इसका आक्रमण जो था वो असफल रहा। तो इसने सबसे पहले भारत में असफल आक्रमण किया। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में सबसे पहला आक्रमण किसने किया, तो साइरस प्रथम या कारुश प्रथम ने किया था। ठीक है, तो माफ कीजिएगा, यह साइरस द्वितीय है, कारुश द्वितीय है। ठीक है, तो साइरस द्वितीय या कारुश द्वितीय ने किया था। तो भारत में सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला विदेशी शासक, आक्रमण करने वाला शासक था ये। ठीक है, जो कि असफल रहा। ठीक है, ये असफल था। इसके बाद इस साइरस द्वितीय या कारुश द्वितीय का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था दोस्तों डेरियस। क्या नाम था, याद रखिएगा, डेरियस प्रथम, या इसी को कहते हैं दोस्तों दारा प्रथम, या इसी का नाम था दराय बाहू, दराय बाहू। तो बात है करीब 516, कुछ इतिहासकार 518 भी कहते हैं, 518 बीसी में। तो डेरियस प्रथम या दारा प्रथम या दराय बाहू जो था, इस जो साइरस द्वितीय का उत्तराधिकारी था, इसने सर्वप्रथम भारत में अटैक किया और भारत के सिंध प्रांत, ये दोस्तों सिंध प्रांत था भारत का, अगर मैं बात करूं तो ये भारत का सिंध प्रांत है।
ये सिंध प्रांत है। इधर काबुल और कंधार है, काबुल कंधार, तो काबुल और कंधार है, ये सिंध प्रांत है। तो इसने डेरियस प्रथम या दारा प्रथम या दराय बाउ प्रथम ने 516 या 518 बीसी में, कुछ इतिहासकार 516 बोलते हैं, कुछ इतिहासकार 518 बीसी बोलते हैं, तो इसने सिंध पर आक्रमण करके सिंध तथा उसके आसपास के क्षेत्रों को जीत लिया। तो सिंध एवं आसपास के क्षेत्रों को क्या कर लिया, इसने जीत लिया। तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो इसने सिंध एवं आसपास के क्षेत्रों को जीता। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि किसने सिंधु एवं आसपास के क्षेत्रों को जीता, तो आप यह ध्यान रखिएगा, डेरियस प्रथम या दारा प्रथम या दराय बाहु। और इसको दोस्तों, इसको अपना 20वां सूबा बनाया, 20वां सूबा। सिंधु को क्या बनाया दोस्तों, 20वां सूबा। और इस सूबे से इसको सालाना 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती थी, स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती थी। ये 360 जो स्वर्ण मुद्राएं हैं दोस्तों, ये ईरान की मुद्रा है, टैलेंट उस समय हुआ करती थी, है ना। तो 360 जो टैलेंट मुद्रा है, अगर हम उस समय की बात करें तो ये इसके शासन में, इसके राज्य में जो 23 प्रांत थे, उनमें से आने वाला 1/3 गुना राजस्व था। मतलब 1/3 गुना राजस्व केवल ये कहां से प्राप्त करता था दोस्तों, ये सिंध प्रांत से प्राप्त किया करता था, ये ऐसा शासक था। ठीक है, तो ये बात हुई किसकी, ये बात हुई हमारी ईरानी या फारसी आक्रमण की। आपको यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ईरानी और फारसी आक्रमण में केवल इतना ही आपको जानना है। कब आक्रमण हुआ था, किसने आक्रमण किया था, किस क्षेत्र को जीता था, 20वां सूबा किसको बनाया था, है ना। प्रथम आक्रमणकारी कौन था, प्रथम सफल आक्रमण हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। इसका आक्रमण कैसा हुआ था, सफल था। अब हम बात करेंगे दूसरे आक्रमण की, जिसका नाम है यूनानी आक्रमण। यहीं से आपके क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। यूनानी आक्रमण की बात करेंगे हम। तो आइए दूसरे आक्रमण की बात करते हैं। फारसी आक्रमण हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर हम बात करें किसकी, यूनानी आक्रमण की, यूनानी आक्रमण दोस्तों, यूनान या ग्रीस जो है, ये एक यूरोपीय देश है। पहले यूरोप के यूनान में अगर बात करें हम, तो यूनान में एक जगह थी जिसका नाम था मैसेडोनिया। ये बात है दोस्तों 4वीं शताब्दी के आसपास की। तो मैसेडोनिया, इसी को कहा जाता है हिंदी में मकदूनिया। तो मकदूनिया में अगर बात की जाए, तो एक वंश का राज था जिसका नाम था क्षत्रप वंश का शासन था। ठीक है, इस क्षत्रप वंश का शासक था। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, 500 करीब 56 से 559 बीसी के आसपास ये क्षत्रप वंश का शासक था। और जिसका शासक था उसका नाम था दोस्तों फिलिप द्वितीय। क्या नाम था, फिलिप द्वितीय। ठीक है, तो इस फिलिप द्वितीय का एक पुत्र था जिसका जन्म हुआ था 556 बीसी में। 556 बीसी में इसका जन्म हुआ था। और अगर हम बात करें 556 बीसी का, इसमें पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम था अलेक्जेंडर, या इसी को कहा गया था दोस्तों सिकंदर जो है, फिलिप की मृत्यु के पश्चात मात्र 20 वर्ष की उम्र में यह राजा बनता है। तो 20 वर्ष की उम्र में दोस्तों, ये 20 वर्ष की उम्र में ये शासक बनता है। उम्र में मैकदूनिया का शासक बनता है। क्या बनता है, शासक बनता है। और शासक बनते ही इसका जो सपना होता है वो विश्व विजेता बनने का होता है। तो आप यह ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें किसकी, अलेक्जेंडर की, तो अलेक्जेंडर का या सिकंदर की अगर बात की जाए,
तो ये इसके पिता का नाम आप जान ही चुके हैं, फिलिप द्वितीय था। इसके गुरु का नाम आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि, तो आप ये जान रखिएगा सिकंदर के गुरु का नाम जो था अरस्तु था, अरस्तु था। और अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो। ये भी आप ध्यान रखिएगा, अरस्तु गुरु का नाम प्लेटो। जी हाँ दोस्तों, वही प्लेटो जो जीव विज्ञान का या जूलॉजी का पिता भी एवं जियोलॉजी का पिता भी कहलाता है। सिकंदर जो है 20 वर्ष की उम्र में राजा बनता है और इसका जो सपना होता है वो क्या होता है दोस्तों, विश्व विजेता बनने का सपना होता है। और इसी विश्व विजेता के चाह में, बनने की चाह में ये अटैक करता है पूर्व की ओर। तो ये 329 एडी में, बीसी में माफ कीजिएगा, 329 एडी में ये पूर्व की ओर आक्रमण करता है, पूर्व की ओर अपनी सेना को मूवमेंट कराता है। और जब ये ईरान पहुंचता है तो ईरान में ये जो हाकमानी वंश है, हाकमानी वंश, तो ये हाकमानी वंश के अंतिम शासक, जो हाकमानी वंश का अंतिम शासक था दोस्तों, जिसका नाम था साइरस तृतीय, साइरस तृतीय को परास्त करता है और यहां से हाकमानी वंश के शासन को समाप्त कर देता है। और उसके बाद ये प्रवेश करता है दोस्तों भारत में। अगर हम एक डायग्राम से देखें तो आपको समझ में आएगी चीजें। तो ये भारत में प्रवेश करता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो सिकंदर जो है दोस्तों ये भारत था उस समय, ठीक है, ये ईरान हो गया। अब भारत में उस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला पोर्शन भी भारत में ही था, ठीक है। तो ये कहां पहुंचता दोस्तों, इस समय अगर हम बात करें तो एक राज्य पड़ता था जिसका नाम था तक्षशिला। इस तक्षशिला में का राजा जो था उसका नाम था दोस्तों आम्भी। तक्षशिला का राजा आम्भी था जो यहाँ पे शासन कर रहा था या राज कर रहा था। तक्षशिला का शासक आम्भी था। जैसे ही सिकंदर तक्षशिला में प्रवेश करता है या तक्षशिला वाले रीजन में प्रवेश करता है तो आम्भी जो है वो सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। तो ध्यान रखिएगा, तक्षशिला का राजा कौन था दोस्तों, आम्भी। ये सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण करता है, सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण कर देता है। आपको ये ध्यान में रखना है। और सिकंदर की आगे मदद करने का आश्वासन भी देता है। अब सिकंदर की सेना जो है वो यहाँ पे दोस्तों एक पर्वत है जिसका नाम है क्या, हिंदुकुश पर्वत। आप मेनली पाकिस्तान और कुछ क्षेत्र पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है दोस्तों एक हिंदुकुश पर्वत। इसी हिंदुकुश पर्वत को पार करके आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा कि अलेक्जेंडर या सिकंदर कौन से पर्वत को पार करता है, हिंदुकुश पर्वत। इस हिंदुकुश पर्वत में एक दर्रा भी है बल्कि, जिसका नाम है खैबर दर्रा। तो आपको यह भी ध्यान रखना कि कौन सा दर्रा पार करता है। दर्रा अगर बात करें दोस्तों तो पर्वतों के बीच में जो मार्ग होता है उसे हम दर्रा कहते हैं इंग्लिश में। इसको अगर हम बात करें तो माउंटेन गैप्स, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो है सिकंदर किसको पार करता है, हिंदुकुश, कौन से पर्वत को, हिंदुकुश पर्वत को पार करता है। और अगर दर्रा पूछे आपसे तो आप ध्यान रखिएगा खैबर दर्रा को पार करता है। खैबर दर्रा को पार करके ये पंजाब वाले क्षेत्र में प्रवेश करता है, भारत के पंजाब वाले क्षेत्र में प्रवेश करता है। इस पंजाब वाले क्षेत्र में प्रवेश करता है। इस पंजाब क्षेत्र की अगर बात की जाए दोस्तों तो पंजाब क्षेत्र में, ठीक है, ये कब पहुंचता है भारत में, 326 बीसी में। आपको ये ध्यान रखना है। तो 326 बीसी में पंजाब पहुंचता है। इस समय जो पंजाब का शासक हुआ करता है उसका नाम था दोस्तों पोरस या पुरु।
जब सिकंदर पंजाब पहुंचता है तो इसका सामना होता है पोरस से, और पोरस जो है सिकंदर से जी जान से लड़ता है, अपने 100% देकर लड़ता है। लेकिन सिकंदर तो चूंकि विश्व विजेता बनने का सपना लेके आगे बढ़ा था, तो सिकंदर पोरस के सामने नहीं टिक पाता और फाइनली पोरस की हार हो जाती है। जब पोरस की हार होती है और उसको सिकंदर के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो सिकंदर पोरस से पूछता है कि बताइए कि आपके साथ क्या किया जाए। तो पोरस का जवाब सुनकर सिकंदर हतप्रभ रह जाता है। उसने पोरस ने यह कहा कि आप मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा एक राजा दूसरे हारे हुए राजा के साथ व्यवहार करता है। इतनी सी बात थी कि सिकंदर जो है पोरस की बातों से इंप्रेस हो जाता है, और वहीं पे सिकंदर पोरस को उसका पूरा राज्य वापस कर देता है। तो इस तरह पोरस जो है, पोरस की बहादुरी के कारण, बहादुरी को देख के सिकंदर पोरस को पूरा राज्य वापस कर देता है। अच्छा दोस्तों, यहां पे एक ध्यान रखिएगा कि सिकंदर और पोरस के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था। तो यहां पे एक नदी है, इस नदी का नाम है दोस्तों क्या, झेलम नदी। तो झेलम नदी के तट पर सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध लड़ा गया था। तो आपको ध्यान रखना है, सिकंदर और पोरस के मध्य जो युद्ध लड़ा गया था उसको बोलते हैं झेलम का युद्ध। झेलम का युद्ध, झेलम का पुराना नाम था दोस्तों बितस्ता, इसलिए इस युद्ध को बितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है, बितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। और यूनान में बितस्ता को कहा जाता है हाइडे स्पीच, हाइडे स्पीच। तो हाइडे स्पीच का युद्ध भी इसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, झेलम का युद्ध, बितस्ता का युद्ध या हाइडे स्पीच का जो युद्ध हुआ था वो किसके मध्य हुआ था, वो हुआ था सिकंदर की सेना वर्सेस पोरस की सेना के मध्य। और ये जो हुआ था, ये हुआ था 326 बीसी में। काफी इंपॉर्टेंट है। और इस युद्ध में पोरस की हार हुई थी, लेकिन सिकंदर ने उसकी वीरता को देख के उसका राज्य पोरस को वापस कर दिया था। तत्पश्चात सिकंदर इस युद्ध को जीतने के पश्चात आगे बढ़ता है, और आगे एक नदी है दोस्तों जिसका नाम है ब्यास नदी। ब्यास नदी के तट पर इसकी सेना विश्राम करती होती है, और सेना आपस में मंथन करते हुए ये कहती है कि अब हम ब्यास नदी को पार नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्यास नदी को पार करने से इसकी सेना जो है, सिकंदर की सेना मना कर देती है ब्यास नदी को पार करने से। अब इसका कारण क्या है, ब्यास नदी को पार करने से मना कर देती है, उसका कारण 2-3 प्रमुख कारण है, आपको ध्यान में रखना है। पहला कारण तो यह था कि सिकंदर की जो सेना थी वो यूनान से काफी दिन हो गए उसको चले, तो सेना के लोगों को घर की याद आ रही थी। दूसरी चीज दोस्तों, इसकी सेना काफी थक चुकी थी। और तीसरा, अगर उस समय हम देखें तो उस समय भारत में मगध साम्राज्य था, और इस मगध साम्राज्य में जो था शासक जो था वो था घनानंद, और घनानंद के पास एक शक्तिशाली सेना थी। तो सिकंदर की सेना कहीं ना कहीं ये भी सोचती थी कि जब एक साधारण से राजा पोरस को हराने के लिए हमें इतना ताकत लगी, इतना एनर्जी वेस्ट हुई, तो आगे तो एक विशाल नंद सम्राट है, एक विशाल मौर्य सम्राट नंद सम्राट है, मगध साम्राज्य है, तो उसको कैसे हराएंगे। तो ये बात कहीं ना कहीं सिकंदर की सेना के दिमाग में थी, इसीलिए सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। और लगभग 19 माह के विश्राम के बाद, 19 माह रुकने के बाद सिकंदर की सेना वापस यूनान की ओर लौटने लगती है। अगर हम बात करें जब सिकंदर वापस लौटने लगता है, तो सिकंदर का एक थल सेनापति होता है दोस्तों, याद रखिएगा, इस सिकंदर का एक थल सेनापति होता है। उस थल सेनापति का नाम होता है क्या, थल सेनापति का नाम होता है सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। तो सिकंदर ने अपना जीता हुआ जो राज्य था, तक्षशिला एवं आसपास का जो क्षेत्र था, उसको सेल्यूकस निकेटर के हवाले कर देता है। उसने अपने थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हवाले कर देता है। और अपने जल सेनापति, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर का जल सेनापति कौन था, जल सेनापति था दोस्तों इसका निर्याकस। इसको लेके आगे बढ़ता है और अपनी सेनाओं को 2 भागों में बांट देता है। कुछ सेना जल सेनापति निर्याकस के साथ होती हुई यूनान जाती है, और कुछ सेना सिकंदर के साथ वापस लौटती है। रास्ते में दोस्तों ईरान में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बेबीलोन। ईरान में एक जगह है बेबीलोन,
इसी बेबीलोन में सिकंदर की तबीयत अचानक खराब होने के कारण 323 में मात्र 33 वर्ष की उम्र में इसकी मृत्यु हो जाती है और इस तरह सिकंदर का चैप्टर समाप्त हो जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिकंदर ने कौन से शहर भारत में बसाए थे। तो सिकंदर ने भारत में 2 शहर बसाए थे, एक बुसेफेला, ये उसके घोड़े के नाम पर उसने बसाया था, घोड़े के नाम पे, और दूसरा जो दोस्तों उसका नाम था निकैया। ये अपनी पत्नी के नाम पे, ऐसा कहा जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि अपनी पत्नी के नाम पे बसाया था। तो इस तरह दोस्तों सिकंदर जो है ये इसका चैप्टर समाप्त हो जाता है। आप ये ध्यान रखिएगा कि भारत में मौर्य पूर्व 2 विदेशी आक्रमण हुए थे और दोनों ही विदेशी आक्रमण मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया। जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने लगभग आपको कवर कर दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बोलता है कि भारत में जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था 326 बीसी में, तो उस समय भारत का राजा कौन था? तो घनानंद था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आई होप कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, लग रहा हो आपको कि हम आपके लिए थोड़ा बहुत मेहनत करते हैं, तो प्लीज हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं, और लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।